हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 18 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वन लाइनर से। जैसे कि आप जानते हो, हर दिन हम लोग पहले वन लाइनर का रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आज का करंट अफेयर देखते हैं। तो कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उसको आज रिवाइज कर लेंगे 1 मिनट में, ठीक है ना। चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL इसको जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने, दूसरी बार उप विजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। इसके अलावा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर केंद्र ने अपनी अस्थायी सूची में अभी 6 भारत के साइट्स को शामिल किया है। भारत में अस्थायी सूची में टोटल 62 स्थल हो गए हैं। ध्यान रखना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली जो मेन लिस्ट है भारत की, उसमें 43 है और जो अस्थायी लिस्ट है उसमें 62 हो गए हैं। इसके अलावा हल्के और उन्नत ओपन एआई मॉडल गैमे 3 लॉन्च किया है दोस्तों गूगल ने। और भारतीय रिजर्व बैंक को प्रवाह और सारथी उसके पहलों के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अलावा 26 और 27 मार्च को एससीओ के रक्षा अधिकारियों की बैठक चीन में होगा। मूडीज ने 6.5% का अनुमान बताया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। एन गणपति सुब्रमण्यम टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 15वीं वाली जीत लिया है झारखंड ने। तेजस MKI प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया ओडिशा के चांदीपुर में। और बस यही था। इतना क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ा था, 10 क्वेश्चन था टॉप 10 करंट अफेयर। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को पढ़ेंगे, लेकिन इसकी PDF और क्विज सब आपको MJT ऐप पर मिल जाती है बिल्कुल फ्री में। आप जा करके उनका लाभ उठाया करिए, डेली वीकली मंथली सब। चलिए, पहला क्वेश्चन, 10वां रायसीना डायलॉग 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 10वां रायसीना डायलॉग सम्मेलन ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। और हर साल नई दिल्ली में ही होता है, ठीक है ना। हर साल ये हर साल होता है। कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में ही होता है। रायसीना डायलॉग, इसमें क्या होता है ना, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर और जियो इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेकर के डिस्कशन होता है। जो भी करंट टाइम का इशू चल रहा होता है ग्लोबल लेवल पर। रायसीना डायलॉग होता तो हर साल नई दिल्ली में है, लेकिन इसमें दुनिया भर के देश शामिल होते हैं और दुनिया विश्व की वैश्विक जो स्थिति है, वैश्विक जो चिंताएं हैं, उन पर बातचीत होती है। मतलब भारत के द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये अंतरराष्ट्रीय एक सम्मेलन है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है और पूछा भी जाता है। 10 साल हो गया इसको शुरू हुए, 10वां इस बार का है संस्करण। तो ये कब से कब तक चल रहा है भाई? तो ये शुरू हुआ है 17 मार्च से और चलेगा 19 मार्च तक, ठीक है। और एक चीज और, इस बार के मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि पूछा जाएगा। तो इस बार के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं वो सब फैक्ट्स मैं आपको दे देता हूँ एज इट इज। वीडियो देखते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी आपको जबरदस्त तरीके से कम समय में कम से कम जगह पे आपको शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दिया जाएगा, ठीक है। आपका स्पेस भी कम लेगा, थ्योरी मतलब कि कहानी कम पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट ज्यादा रहेगा, कहानी सुनो। चलिए, तो 10वां रायसीना डायलॉग इसको आयोजित किया गया है और शुरू हो चुका है। इस बार का थीम क्या है? थीम पूछा जाएगा आपसे। थीम है काल चक्र, पीपुल, पीस एंड प्लानेट। काल चक्र, पीपुल, पीस एंड प्लानेट। ओके, अगला कुछ और सम्मेलन है उनका रिवीजन करेंगे। जैसे जल स्थिरता सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन मुंबई में, और संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश का हुआ। सोल लीडरशिप सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अजमेर में। 8वां हिंद महासागर का सम्मेलन मस्कट में ओमान में। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। अगला, मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी मिल गई है। ये मिशन इसरो के द्वारा कब तक लॉन्च किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चंद्रयान 4 तो सुने थे, चंद्रयान 5 भी मिल गई। हाँ, चंद्रयान 3 पहुंच चुका है, कंप्लीट हो चुका है मिशन। चंद्रयान 4 पर बातचीत चल रही थी। अब इसी बीच न्यूज आ गई भाई, चंद्रयान 5 पर भी हम लोग काम करेंगे। और चंद्रयान 5 जो होगा ये 2028 तक लॉन्च कर देंगे, मतलब बहुत जल्दी ही। तो 2027 तक चंद्रयान 4 लॉन्च कर देंगे। अभी इससे पहले क्या था एक्सपेक्टेड डेट, कि चंद्रयान 4 को ही हम लोग 2028 तक लॉन्च करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने बजट बढ़ाया, कहा भाई दुनिया भर के देश तेजी से अंतरिक्ष अन्वेषण में बढ़ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग भी आगे बढ़ते हैं।
चाइना देखो वहां पर 2030 तक चांद पर आदमी उतारने की बात कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग का क्या कहे कि चलो ठीक है, जो चंद्रयान 4 मिशन था ना, जो 2028 तक एक्सपेक्टेड था, उसको थोड़ा सा और फास्ट करो, उसको 2027 में ही लॉन्च करो। चंद्रयान 5 पर काम करो और चंद्रयान 5 के लिए 2028 तक कोशिश कर दो, लॉन्च कर दो। क्योंकि हम लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अगर चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे ना, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। क्या फायदा होगा अभी मैं आगे बताता हूँ, है ना। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे फालतू में चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, क्या मतलब होगा। देखो, चंद्रमा की तरफ दुनिया के लोग क्यों भागते जा रहे हैं, क्यों सब लोग एकदम पगलाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ है नहीं वहां पर कि वैसे ही मतलब सबको शौक लगी हुई है कि लीडर बनने का इसलिए जा रहे हैं। लीडर जिनको बनना था वो बन गया, अमेरिका रसिया ये सब तो टॉप पर पहुंच गए, सबसे पहले पहले पहुंच गए। बात यहाँ पर कुछ और है, बात है हीलियम 3 की। हीलियम 3 चंद्रमा पर एक्चुअली में वहां पर हीलियम 3 के बहुतायत मात्रा पाए जाने की संभावना बताई गई है। रिसर्चर्स ने दावा किया है वहां हीलियम 3 पाया जाता है। हीलियम 3 क्या करता है? हीलियम 3 ये नाभिकीय संलयन का यूज करेगा और एक असीमित ऊर्जा का ये स्रोत बन सकता है। जैसे आप न्यूक्लियर देखते हो यहाँ पर, आप सोचो यहाँ पर जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम जहां पर अभी पृथ्वी पर तो सबसे महंगी धातु है, सबसे महंगा पदार्थ अगर पूछा जाए तो आप बताओगे यूरेनियम। यूरेनियम से ना जाने कितने परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे हैं, जिस वजह से असीमित प्रकार की ऊर्जा मिल रही है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में यूज हो रहा है। और परमाणु बम भी वे सब लोग बना कर रखे हुए हैं। ऐसे अगर हीलियम 3 मिल जाएगा तो जिस देश के पास जितना ज्यादा हीलियम, उस देश के पास उतना ज्यादा एनर्जी, जिसके पास जितनी एनर्जी वो उतना शक्तिशाली। इसलिए सब लोग चंद्रमा की तरफ भाग रहे हैं। समझे ना बात? ठीक है, तो अब से अगर कोई अगर बैठ कर पंचायत करे कि 5 किलो वाले राशन के देश में चंद्रमा पर जाने की बात हो रही, तो उसको बैठा के समझा देना। क्या वो बैठाएं? बताएं, चावल में पाया जाता है क्या? कमेंट करके बताओ आप, सब हम ही थोड़ी बताएंगे। चलो, तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने घोषणा की है कि 16 मार्च को चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की है इन्होंने। 13 मार्च को अप्रूवल मिला, किसकी? केंद्र सरकार की। भाई बजटवा तो पैसा खर्च करेगी वही ना, केंद्र सरकार ही पैसा वही देगी, तभी ना ये काम कर पाएंगे। अगर नासा जितना बजट होता अपना, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े मिशन कर चुके होते अब तक। हम लोग तो बहुत किफायती मिशन करने के लिए जाने जाते हैं। 450 से 500 करोड़ में हम लोग मंगल मिशन लॉन्च कर देते हैं। तो ये एक बहुत बजट में चलता है इसरो। तो अगर केंद्र सरकार पैसा अच्छा खासा दे ना, तो और बढ़िया बढ़िया काम करे इसरो। खैर, जापान के सहयोग से संचालित होगा ये, जक्सा इसमें मदद कर रहा है। जैसे अपने यहाँ इसरो है, इसरो जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे जापान एरोनॉटिक्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ऐसे करके इसका स्पेस एजेंसी है। इस बार क्या होगा चंद्रयान 3 में जो नहीं हो पाया था, इस बार क्या होगा, उसमें विशेष क्या होगा? एक्चुअली में इस बार हम लोग चंद्रयान 5 में ना 250 किलोग्राम तक का, 250 किलोग्राम तक का रोवर वजन वाला भेजेंगे। चंद्रयान 3 से कंपैरिजन में आप ये समझो कि उसका उसका जितना भार था उसका 10 गुना ज्यादा भार होगा। चंद्रयान 3 वाला जो था वो रोवर, जो प्रज्ञान रोवर हम लोगों ने भेजा था, वो 25 किलोग्राम का था। 25 किलोग्राम का रोवर था प्रज्ञान रोवर, जो जाकर के वहां चला हुआ था चंद्रमा की धरती पर। इस बार 250 किलोग्राम का वजन वाला भेजेंगे। तो ये 250 किलोग्राम मतलब समझ रहे हो कि 2 आदमी, 3 आदमी समझ लो, है ना। तो इतने साथ इतना भारी ये भेजा जाएगा, तो हम लोग मतलब वहां पर जाकर सैंपल लेकर देखो। अच्छा, ये चलो आप आ ही गए, मैं बता ही दे रहा हूँ। चलिए चंद्रयान मिशन पर कुछ प्रकाश डालते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी लेकिन देख लो। चंद्रयान 1 में क्या हुआ? चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च किया गया था भाई? ये 2000 लॉन्च, यहाँ लॉन्च डेट लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं उद्देश्य, ठीक है, या टाइप, जो भी कह दो। लॉन्च कब हुआ चंद्रयान 3? तो चंद्रयान 1 तो 2008 में लॉन्च हुआ था, अक्टूबर महीने में। उद्देश्य क्या था? ये ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर था कि जा करके ऑर्बिट करना। हालांकि इसने पानी का पता लगाया, इसने ही पानी का पता लगाया था, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा ये ऑर्बिटर था, मतलब जाकर चक्कर लगाता, बाहर बाहर था, चंद्रमा पर नहीं उतरता। चंद्रयान 2 क्या था? चंद्रयान 2 के तहत हम लोगों ने भेजा था प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर। लैंडर को उतारना, ये अपना उद्देश्य मेन वाला था। लेकिन लैंडर सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया था। आपको याद होगा ना, 2019 में ये लॉन्च किया गया था। सक्सेसफुली लैंडर लैंड नहीं हो पाया था। तो लेकिन उसका ऑर्बिटर काम कर रहा था और वही ऑर्बिटर हम लोगों ने यूज में लिया चंद्रयान 3 में। तो वो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, लेकिन काम इसका था लैंडर उतारना। लैंडर पहुंचा, रोवर नहीं उतर पाया।
लैंडर खुला ही नहीं, मतलब सब एक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, हार्ड हिटिंग लैंडिंग हुई। चंद्रयान 3 फिर आया। चंद्रयान 3 हम लोगों ने कब लॉन्च किया? चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया, ठीक है ना। 23 अगस्त 2023 को जाकर के वो पहुंचा बढ़िया से, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। तो इसमें हम लोगों ने चंद्रमा की धरती पर दक्षिणी ध्रुव पर हम लोग उतरे, और उसके बाद सैंपल्स वगैरह डेटा भेजा गया यहाँ पर, लेकिन डेटा सॉफ्ट फॉर्मेट में था। इस बार हम लोग फिजिकल फॉर्मेट में लेकर आएंगे, मतलब चंद्रयान 4 में क्या करेंगे ना, कि वो जो लैंडर है, रोवर है, अब तो हम लोग उतारना जान गए हैं, तो ये 2027 तक लॉन्च होगा, संभावित है। ठीक है, यहाँ पर संभावित, यहाँ अलग से कोई टिक लगा लो, संभावित लिखने का जगह नहीं है, मतलब अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैंपल लेकर आएंगे, ठीक है ना, सैंपल लेकर आएंगे, सैंपल लेकर आएंगे। अब इसके बाद जो चंद्रयान 5 होगा, इसमें क्या करेंगे? चंद्रयान 5 जो होगा 2028, इसमें हम लोग भारी मात्रा में, और भारी मात्रा में सैंपल्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो 250 किलोग्राम का इसीलिए भेज रहे हैं अपना। तो ये है पांचों, ये याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पूछा जा सकता है कहीं से भी क्वेश्चन इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने यूएन की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, और इन्होंने अभी दक्षता बढ़ाने के लिए UN80 पहल शुरू की है। UN80 क्यों? जब इसकी क्विज लगाने जाओगे ना, तो इसमें ऑप्शन इतना बढ़िया दिया गया है कि कंफ्यूज रहोगे, अगर क्लास नहीं लिए हो तो जरूर कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन टिक करने में। देखिए मैं समझाता हूँ। UN80 इसलिए है क्योंकि आप देखो 24 अक्टूबर को 1945 को स्थापना हुआ था ना यूएनओ का, और 2025 तक कितना दिन हो गया? 2025 तक कितना साल हो गया? 80 साल हो गए लगभग, मुझे लगता है, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, हाँ 80 साल हो गए, मेरा तर्क सही था। तो इसीलिए UN80 इसका नाम रखा गया है कि 80 साल का हो गया है। लेकिन 80 सालों में ना दिक्कत वाली बात रही कि आज तक कभी सुधार नहीं हुआ। इंडिया बहुत मंचों से खुल करके ये कहता आ रहा है कि भाई यूएन में सुधार की जरूरत है, व्यापक सुधार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और अच्छा खासा पद रखते हैं, G20 के मेंबर हैं, ब्रिक्स के मेंबर हैं, मतलब कि ऐसे दुनिया भर के तमाम संगठनों के हम लोग मेंबर हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग को परमानेंट सीट नहीं मिल रही है। परमानेंट सीट अभी तक उन्हीं 5 देशों के पास है जो 5 देश पहले थे 1945 में जिनको मिला था। आज तक कोई बदलाव किया ही नहीं गया, ना किसी को ऐड किया गया, ना किसी को हटाया गया। तो इसमें बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। तो अब इसे, ये बुढ़ऊ चाचा जो है एंटोनियो गुटरेस, जो पुर्तगाल के रह चुके हैं पूर्व राष्ट्रपति, ये काफी दिन से हैं, ठीक है, दूसरा टर्म ये कर रहे हैं। तो ये अब जाने वाले हैं, अब इनका भी टाइम होने वाला है, कुछ दिन बाद हो जाएगा, कुछ सालों में, मतलब कुछ महीनों में इनका हो सकता है टेन्योर पूरा हो जाए। तो अब ये कह रहे हैं जाते जाते कि चलो हाँ ठीक है, अब सुनते हैं, थोड़ा सा रिफॉर्म लाते हैं। रिफॉर्म लाने के लिए उन्होंने कहा UN80 पहल शुरू करते हैं 80 साल की वर्षगांठ पर। खुद भी 80 साल के ही हो गए होंगे। खैर, इससे यूएन की दक्षता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आप देख रहे हो दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है, लेकिन यूएन जिसके लिए बनाया गया था दुनिया में शांति बनी रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी लक्षण नहीं दिखाता ये कि ये इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी युद्ध को रुकवाने में। ट्रंप जैसे महापुरुषों को सामने आना पड़ता है युद्ध रुकवाने के लिए, है ना। ठीक है, महापुरुष बोले हैं, कुछ लोग अफंड मत होना। 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया भारत ने। देखो, कोई भी संगठन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो चलता है फंडिंग पर। तो जब फंडिंग बंद, तो फिर वो संगठन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसीलिए आपने देखा ना कि जैसे अमेरिका ने कहा कि हम WHO से बाहर हो जाएंगे, इसके अलावा पेरिस जल समझौते से बाहर हो जाएंगे, हो गए दोनों से। तो यानी इसका मतलब ये हुआ बाहर होने का कि उनकी कोई सेवाएं नहीं लेंगे, बदले में हम उनको कोई फंड नहीं देंगे, बाकी देश दे रहे हैं फंड। तो ऐसे ही भारत भी दे रहा है फंड यूएनओ में। अगर यूएनओ से भी बात हो रही है, यूएनओ से ही मतलब सुगबुगाहट चल रही है, हो सकता है अमेरिका बाहर हो जाए, हो ही सकता है, कोई मतलब है नहीं इसका। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना इसकी हुई थी। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, पोलियो ही हुआ है इसको भी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, सदस्य देश है 193। क्वेश्चन ये बड़ा पूछा जाता है कि जो लास्ट सदस्य देश है जुड़ा है यूएन में, वो कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान जो है 2011 में
अलग हुआ था, दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान। तो जब सूडान से अलग हुआ तो उससे के कुछ दिन के बाद ये शामिल हो गया इसमें, यूएन का इसको मतलब सदस्य बनाया गया। कब बनाया गया था? 2011 में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई एग्जाम में बन चुका है, फिर बनेगा आ करके, तो आप थैंक यू बोल देना, ठीक है, बाद में। अगला है, अर्मेनिया और अजरबैजान ने नारगोनो काराबाग संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौता किया है। ये युद्ध कितने सालों से चल रहा था? तो ये युद्ध चल रहा था साथियों 40 साल से। 40 साल पुराना युद्ध अब शांति की राह पर आ गया है। ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में चल रहा था। बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं पाया था ये उतना, जितना जैसे रसिया यूक्रेन युद्ध ने पाया, न्यूज़ आर्टिकल, या फिर चाहे इजराइल हमास हुआ, उतना फुटेज ये नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। जब शुरू हुआ था तब इसने भी काफ़ी फुटेज खाई थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जैसे आप देखो, रसिया यूक्रेन वार जब शुरू हुआ था 2022-23, खूब सुर्खियां बटोर रहा था, लेकिन अब 2025 आ गया है, अभी भी युद्ध चल रहा है, लेकिन उतने आर्टिकल्स नहीं बन रहे हैं, है ना। ऐसे ही ये भी 40 साल से युद्ध चल रहा था, और वो 40 साल विवाद अब फाइनली आया है शांति समझौते पर, पीस पर, पीस टॉक पर, और ये शांति समझौता हो गया है, तो जिससे उम्मीद लग रही है कि अब ये युद्ध समाप्त हो गया है 40 सालों के बाद। पूरा मामला क्या है हम लोग समझते हैं। देखिए, अभी 13 मार्च 2025 को एक अंतिम रूप दे दिया गया शांति समझौते का, जिसे दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है। ये संघर्ष है क्या, इसको समझिए। देखिए, नागोर्नो काराबाख संघर्ष जो है 1980 के दशक में शुरू हुआ था। अब इसमें क्या था कि अधिकांश जो है जातीय अर्मेनियाई आबादी वाले थे, अर्मेनिया के लोग थे, लेकिन अजरबैजान से अलग होने की कोशिश किए, और अर्मेनिया ने उनका समर्थन भी कर दिया। मतलब था वो पार्ट अजरबैजान में, लेकिन वहां पर अर्मेनिया के मूल के लोग ज्यादा रहते थे, वो अर्मेनिया में मिलना चाह रहे थे, तो अर्मेनिया उनका सपोर्ट भी करने लगा। इसको लेकर के अजरबैजान से लड़ाई हो गई, और वही युद्ध चल रहा था उस क्षेत्र को लेकर के। सितंबर 2023 में आते आते अजरबैजान ने बलपूर्वक नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, उस क्षेत्र पर। उसके बाद 1 लाख से अधिक जातीय अर्मेनियाई जो शरणार्थी थे, वो अर्मेनिया भाग कर आ गए, और ये शरण लेने को मजबूर हो गए। तो ये विवाद 2023 में और तूल पकड़ा था। क्षेत्र कौन सा है इसको देखिए, आप अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे ना, तो देखिए जैसे ये अपना प्यारा भारत है, तो इसके प्रोस्पेक्टिव पे आप देखोगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह छोड़ते आओ, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा अर्मेनिया। ये रहा अजरबैजान, इधर ये अजरबैजान, और ये है अर्मेनिया, ठीक है। ये अर्मेनिया जॉर्जिया के नीचे, और इधर ये तुर्की है, ये तुर्की है, इधर ये ईरान है। तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ना यहाँ एक छोटा सा रीजन है, आप इस बड़े मैप में देखिए, यहाँ पर ये अजरबैजान है, तो ये है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। इसमें ना अर्मेनिया के मूल के निवासी ज्यादा रहते थे, ये अर्मेनिया है। तो ये लोग चाहते थे अर्मेनिया में मिलना, अर्मेनिया इनको सपोर्ट भी करने लगा, फंडिंग करने लगा, लेकिन चूंकि ये क्षेत्र आता है अजरबैजान में, इसीलिए अजरबैजान नहीं चाहता था कि ये इस क्षेत्र में मिले, और इसी बात की लड़ाई थी, ठीक है जी। चलिए, तो और यहाँ पर काराकस पर्वत है, तो इसलिए भी पूछा जाता है क्वेश्चन, दक्षिणी काराकस क्षेत्र में ये हुआ है। अगला, मार्च 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रू 10 मिशन के जरिए सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को आईएसएस से पृथ्वी पर वापस लाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आज जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। तो अभी देखो, स्पेस एक्स ने, स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क वाली कंपनी है, उनकी कंपनी का क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया, जो जाएगा सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को लाने। लेकिन लाने जा रहे हैं, जैसे होता नहीं कि वहां तक जा ही रहे हो बाजार तक कोई सामान लाने या किसी से लेने, तो आप ऐसे जा रहे हो तो एक सामान हमारा भी लिए आना, या फिर इनको लिए जाना वहां छोड़े आना, ऐसे कुछ यहाँ पर हुआ। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों की अदला बदली हुई है। मतलब यहाँ से कुछ अंतरिक्ष यात्री वहां ले गए, और वहां से सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को लेकर आएंगे। सुनीता विलियम्स बुच बिलमोर को लाने के लिए क्या जरूरत पड़ी? मतलब ये जिस विमान से गए थे, क्या उससे नहीं आएंगे क्या? नहीं, एक्चुअली में ये गए हुए थे बोइंग के स्टार लाइनर से। स्टार लाइनर आपको याद होगा, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, वीडियो भी इस पर दी हुई है। इसका, ये बोइंग का स्टार लाइनर बहुत बार विरोध हो रहा था, बहुत बार फेल भी हो रहा था, सब लोग विरोध कर रहे थे, मत भेजो मत भेजो, लेकिन पता नहीं क्या इन्होंने क्या खिलाया था यूएस गवर्नमेंट को या नासा वालों को, कि नासा ने जानबूझ करके इससे स्टार लाइनर से भेज ही दिया आखिरकार सुनीता विलियम्स को। कईयों बार, 6 से 7 बार मिशन फेल हुआ, टला, मिशन फेल हुआ, टला, लेकिन फिर भी भेजा गया। लॉन्च होने से पहले ही फेल हो जा रहा था, कुछ तकनीकी खराबी आ रही थी, तो ये कैपेबल नहीं था, एक्चुअली में इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है,
बोइंग का आप सुने भी नहीं होगा कि कोई अंतरिक्ष यान भेज रहा हो, बहुत कम भेजा है। तो लेकिन लास्ट में ये स्टार लाइनर भेजा और हुआ भी वही जिसका डर था। स्टार लाइनर विमान जो है वहां जाकर के खराब हो गया। तो ये जाने भर के लिए किसी तरीके से पहुंचा दिया सुनीता विलियम्स को वहां पर और बुच बिलमोर को, लेकिन लौट कर लेकर नहीं आ पाया। तो इसलिए अब वो दोनों फंस गए वहां पर। अब वो फंसे तो ऐसा फंसे कि 9 महीने बीत गए। 9 महीने आईएसएस पर रहे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो अब 9 महीने के बाद स्पेस एक्स से रिक्वेस्ट लगा करके उनको वापस लाया जा रहा है। तो स्पेस एक्स गया है लाने, लाने के साथ साथ उन्होंने कहा चलो 4-5 को और लिए जाएंगे साथ साथ में, पैसा निकल जाएगा, है ना। तो 4 अंतरिक्ष यात्री ये लेकर गया। किसी किसी ले गया है, एनी मैकलेन को, निकोल एयर्स को, तकुआ अनिशिका जो कि जापान की हैं, और किरिल पेस्कोव को जो कि रूस के हैं। तो इन 4 यात्रियों को ले गया है और उन 2 को ले आएगा, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को। ठीक है ना। तो किससे गई थी ये भी ध्यान रखना, बोइंग के स्टार लाइनर से गई थी। आ किससे रही हैं, स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन से। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको कई बार बता ही चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 1998 में लॉन्च किया गया था। 2030 में प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। 400 किलोमीटर के लोअर अर्थ ऑर्बिट पर ये चक्कर लगा रहा है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। ये सब चीजें नोट डाउन करके रख लो, रोज रोज नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। रोज रोज चीजें आती है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगला, बेल और LLTR अश्विनी रडार के लिए रक्षा मंत्रालय ने से कितने का समझौता किया। बेल ने किया है LLTR अश्विनी रडार के लिए, अश्विनी इसका नाम है, ठीक है। अश्विनी वैष्णो मत समझना, LLTR अश्विनी इस रडार का नाम है जिसको बनाएगा बेल और रक्षा मंत्रालय को देगा। ठीक है, ये कंपनी से रक्षा मंत्रालय को देगा, रक्षा मंत्रालय सेना में देगी। तो ये रडार जो है रक्षा मंत्रालय ने एक प्रकार से इनको ऑर्डर दिया है। कितने का ऑर्डर है ये 2,906 करोड़ का ऑर्डर है। ठीक है, तो बेल ने ये किया है। बेल मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत सरकार की ही स्वामित्व वाली कंपनी है। तो इसने 2906 करोड़ का ये रडार डील किया हुआ है, रक्षा मंत्रालय से बनाने के लिए टेंडर लिया है। द हिंदू का आर्टिकल आप देख पाओगे। अच्छा, इसको बनाएगा कौन कौन, तो बेल और डीआरडीओ मिल करके इसको बनाएंगे, BEL और डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ का ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान है, उसी की एक यूनिट है, वो बनाएगी। नाम है इसका अश्विनी, और खासियत इसकी है कि ये लो लेवल का ट्रांसपोर्टेबल रडार है। लो लेवल का ट्रांसपोर्टेबल रडार। रडार में भी कई टाइप होते हैं। हाई लेवल का जो हाई एल्टीट्यूड को देखता है, लो लेवल का जो लो एल्टीट्यूड को देखता है। ठीक है, अगर लो लेवल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल ड्रोन से ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। ड्रोन वगैरह की खास बात ये होती है कि वो बहुत लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं और रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। तो ऐसे में भारत अगर लो लेवल का रडार बनवा रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ये मूव है और बहुत ज़रूरत भी है। और जब ये बन जाएगा तो ड्रोन वगैरह पकड़ में आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, रडार क्या होता है, रडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कभी और आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो इससे डिटेक्ट होता है, पल्स भेज करके रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है ना, उसे पता चल जाता है कहाँ पर कौन सा डिवाइस है। चलिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु में है, मनोज जैन इसके अध्यक्ष हैं। अगला, टाइम की लिमिट रहती है नहीं तो मजा आ जाए पढ़ने में। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 किस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। तो हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई। इस बार का पुरस्कार और ज्यादा खास था क्योंकि इस बार ना 1975 में जो हम लोगों ने जीता हुआ था गोल्ड मेडल हॉकी विश्व कप में, उसकी वर्षगांठ थी, स्वर्णिम जयंती थी। स्वर्णिम जयंती कब मनाई जाती है, 50 साल होने पर। ठीक है, तो गोल्डन जुबली मनाई गई, तो इसलिए हॉकी इंडिया का इस बार का वार्षिक पुरस्कार और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। इस बार के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए हरमनप्रीत सिंह पुरुषों के लिए, सविता पूनिया महिलाओं के लिए। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मेल कैटेगरी के लिए पाए हुए हैं और ये फीमेल कैटेगरी के लिए पाए हुए हैं, मतलब कि फीमेल स्पोर्ट पर्सन बने हुए हैं। ठीक है, तो सविता पूनिया और हरमनप्रीत सिंह का नाम याद रखना। पूरे अवार्ड की लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। देखिए, जो बेस्ट होते हैं ना वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, उनको दिया जाता है बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार मतलब वर्ष की सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी को। बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार पुरुष के लिए और महिला के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो पुरस्कारों का अब नाम बदल दिया गया है, जो पूर्व खिलाड़ी जो लीजेंड रहे हैं उनके नाम पर रख दिया गया है। जैसे हॉकी इंडिया का मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो लाइफ टाइम दिया जाता था, वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर दिया जाएगा। तो इस बार दिया गया है 1975 के विश्व कप विजेता के खिलाड़ियों को। ये बात याद रखना, 1975 की विजेता जो टीम थी ना,
जो 50 साल पहले गोल्ड लाई थी भारत के लिए विश्व कप में, उसको इस साल डेडिकेटेड रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का दिया गया, पूरी पूरी टीम को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बनेगा जरूर आपसे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हॉकी इंडिया का बलजीत सिंह पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का, वो सविता पुनिया पाई हुई है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का भी। और भी कुछ पुरस्कार हैं, देखिए यहाँ सबके नाम में आपको कोई न कोई नाम दिखेगा, जो पुराने लीजेंड खिलाड़ी रहे हैं उनका नाम आपको दिखेगा, है ना। तो ये पुरस्कारों के नाम बदले गए हैं, लेकिन विजेता का नाम मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ये विजेता है, ये विजेता है। आगे बढ़ते हैं, जो पहले पेज में मैंने दिखाया वही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना है। पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग किसने जीता? तो देखिए, जो मास्टर्स होते हैं मतलब जो रिटायर हो चुके हैं खिलाड़ी, लीजेंड्स जैसे कहते हैं, उनके बीच में एक टूर्नामेंट कराया गया अभी, तो वो उसे नाम दिया गया इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, और वो भारत में ही हुआ, क्योंकि भारत में ही क्रिकेट की पॉपुलेशन, क्रिकेट के प्रशंसक बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से आईपीएल सबसे ज़्यादा कमाई करता है। तो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग खिलाया गया, मतलब जो लोग रिटायर हो चुके हैं दुनिया भर के देश के खिलाड़ी, उनके बीच में ये था एक प्रकार से। तो जैसे भारत की टीम थी इंडिया मास्टर्स, और इसी ने जीता भी, पहला संस्करण था ये। जैसे आप आईपीएल सुनते हो ना, इंडियन प्रीमियर लीग, जैसे आप डब्ल्यूपीएल अभी देखे आप, मुंबई इंडियंस जीती विमेंस प्रीमियर लीग, ऐसे ये आईएमएल है, ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग है। तो आईएमएल को आप पहला संस्करण जीत लिया भारत ने, या कहें भारत की इंडिया मास्टर्स टीम ने। इंडिया मास्टर्स के कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अंबाती रायडू इसमें मैन ऑफ द मैच बने हुए हैं, मतलब जो रिटायर खिलाड़ी हो गए, युवराज सिंह है, इरफान पठान है, इसमें खिलाड़ी है। किसको हराया? तो देखो, इन्होंने ब्रायन लारा की टीम को हराया है, वेस्ट इंडीज को, और फाइनल सचिन तेंदुलकर ने जीत लिया है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में फाइनल मैच खेला गया, 6 विकेट से वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराया भारत की इंडिया मास्टर्स टीम ने। विजेताओं को 1 करोड़ मिला, उपविजेता को मिला 50 लाख। मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच रहे अंबाती रायडू फाइनल में, और सीजन का सर्वाधिक छक्का लगाया शेन वाटसन ने, सर्वाधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड कुमार संगकारा के नाम रहा। इन्हीं को मास्टर स्ट्रोक ऑफ द सीजन का पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। अगला, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर फिट इंडिया कॉर्निवाल का उद्घाटन किया? तो इन्होंने नई दिल्ली में फिट इंडिया कॉर्निवाल का उद्घाटन किया है, फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए और फिट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए ये शुरू किया गया है। ये 16 से 18 मार्च तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आयुष्मान खुराना का नाम याद रखना, क्योंकि इनको एक विशेष आइकॉन चुना गया है, फिट इंडिया आइकॉन, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना। इस बार का विमोचन, एक पुस्तक भी विमोचित किया गया है जिसका नाम है साइकिलिंग के लाभ। अगला, प्रख्यात ओडिया कवि रमाकांत रास जी का निधन हो गया, इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? रमाकांत रथ है ये, रमाकांत रथ इनका नाम है। इनका निधन हो गया है, कौन सा नागरिक सम्मान इनको मिल चुका था? तो भाई इनको मिल चुका था पद्म भूषण। पद्म भूषण आप जानते हो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो ये प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व आईएएस भी रह चुके थे रमाकांत रथ जी, इनका अभी निधन हो गया है। और इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत सारी कृतियां लिखी उड़िया लैंग्वेज में, सप्तम ऋतु, श्री राधा, संदिग्ध मृगया वगैरह। इनका पहला काव्य संग्रह था केत दिनारा। इनको पुरस्कार सम्मान में अगर बात करें तो पद्म भूषण मिला था नागरिक सम्मान में। इसके अलावा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, अतिबाड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार, विश्वा सम्मान, कबीर सम्मान, ये सब मिल चुका था। तो सरस्वती पूछा जा सकता है कब मिला था, बता देना। पद्म भूषण पूछा जा सकता है कब मिला था, बता देना। अगला, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा करंट अफेयर। मैं बार बार कहता हूँ, करंट अफेयर रटना नहीं है, करंट अफेयर को समझना है कि चल क्या रहा है, न्यूज क्या आ रही है, क्या चीजें हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। ये समझ जाओगे तो आपको करंट अफेयर आसान लगने लगेगा, इंटरेस्ट जगने लगेगा, और आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। मैं यही चाहता हूँ, रटवाना मेरा काम नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर वाली जो डायरेक्ट वाली सीरीज थी वो बंद कर दिया है। केवल यही को पढ़ाता हूँ डिटेल से, ठीक है। जो भी चीजें आए उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझ सको। जिससे कल मैंने पूछा था आपसे, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए निम्न में से किस शहर में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों की बैठक हुई? तो ये जेद्दाह में हुई, सऊदी अरब में। 2023 में दलाई लामा को किस वर्ष के लिए रमन मैग्सेसे मिला था? 1959 के लिए मिला था, 64 साल बाद। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारत और पाकिस्तान क्रमशः किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने हैं। इसके अलावा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत में शामिल कुल हेरिटेज साइट में सांस्कृतिक श्रेणी में कितनी है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों, और दोनों ही बन सकते हैं क्वेश्चन। बताइएगा, बताइएगा, क्वेश्चन दोनों का ही
आंसर बताइएगा डिटेल से, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया करे तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।